बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हूं सखी बादशाह और आप लोग देख रहे हैं एसबी ज़ूलॉजिस्ट। हमने बायोकेमिस्ट्री का चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है। आज इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे रेगुलेशन ऑफ यूरिया साइकिल। लेकिन इससे पहले हम थोड़ा सा रेगुलेशन को भी डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने यूरिया साइकिल को भी डिस्कस किया हुआ है और हमने इंटीग्रेशन बिटवीन यूरिया साइकिल और क्रेब्स साइकिल को भी डिस्कस किया हुआ है। इस पर पहले सी वीडियो बनाई गई है। तो आज हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे रेगुलेशन ऑफ यूरिया साइकिल। ठीक है, पहले रेगुलेशन ऑफ यूरिया साइकिल से पहले हम रेगुलेशन को पढ़ते हैं कि व्हाट इज रेगुलेशन। हमारे पास जब एक ऐसा प्रोसेस होता है जब वो अपने सेट पॉइंट से एबो चला जाए या बिलो चला जाए और इसको हम क्या करें, कंट्रोल करें, तो इसको हम कहते हैं रेगुलेशन। ठीक है, रेगुलेशन कंट्रोलिंग of an activity that is below or above set point। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, रेगुलेशन। अब हमारे बॉडी में अगर देखें ना तो ब्लड में हमारे पास एक खास एक शुगर लेवल होता है, एक नॉर्मल होता है। वो जब शुगर लेवल जब हमारे पास अपने सेट पॉइंट से एबो चलता है, मींस ऊपर होता है, तो हमारे पास बॉडी क्या रिलीज करती है, इंसुलिन रिलीज करती है। ठीक है, जब आपके बॉडी का जो शुगर लेवल होता है नॉर्मल, उससे अगर शुगर लेवल क्या हो जाए, कम हो जाए, तो हमारे पास क्या रिलीज होता है, बॉडी क्या रिलीज करती है, ग्लूकागॉन रिलीज करती है। फर्ज करते हैं कि हमारे पास एक नॉर्मल है, शुगर लेवल है। ठीक है, ये जब ऊपर जाता है ना, हमारी बॉडी में एक ब्लड शुगर है, ब्लड शुगर लेवल है, नॉर्मल है, ब्लड शुगर लेवल। ठीक है, अब हमारे पास जब ये ब्लड शुगर लेवल जो वो जब ऊपर जाता है तो बॉडी क्या रिलीज करती है, इंसुलिन रिलीज करती है। और इंसुलिन हमारे पास एक हाइपोग्लाइसीमिक हार्मोन है, हाइपोग्लाइसीमिक हार्मोन। ठीक है, ये क्या करता है, ये फिर इस ग्लूकोज लेवल को क्या करता है, कम करता है। कैसे कम करता है, उसकी हमारे पास बॉडी लिवर में जो अपटेक है ग्लूकोज की, तो वो स्टोर होगा हमारे पास ग्लाइकोजन की शक्ल में, तो वो इस प्रोसेस को क्या करता है, स्टिमुलेट करता है। ठीक है, अब जब ये नॉर्मल से नीचे आ जाए, क्या आ जाए, ये एबो ये बिलो, ये नीचे जब आ जाए शुगर लेवल, तो बॉडी क्या रिलीज करती है, ग्लूकागॉन का गन। ये हाइपरग्लाइसीमिक हार्मोन है, हाइपरग्लाइसीमिक हार्मोन। ये फिर क्या करता है, ये ग्लूकागॉन, ये फिर इस जब जो शुगर लेवल हमारे पास बिलो आया है अपने सेट पॉइंट से, ये फिर क्या करेगा, इसको नॉर्मल तक पहुंचाएगा। क्या कैसे पहुंचाता है, ग्लूकागॉन क्या करता है, स्टिमुलेट करता है ऐसे प्रोसेस को, जैसे ग्लूकोनेजेनेसिस को स्टिमुलेट करता है। ग्लूकोनेजेनेसिस हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू नॉन कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड से ग्लूकोज की सिंथेसिस होती है। तो इन ऐसे प्रोसेस को वो क्या करता है, स्टिमुलेट करता है, और फिर हमारे पास ये बिलो से नॉर्मल तक आ जाता है। तो ये जस्ट हमारे पास किसके मुतालिक था, रेगुलेशन मुतालिक, कि ये हमारे पास क्या है, रेगुलेशन है। अब आते हैं रेगुलेशन ऑफ यूरिया साइकिल कि कैसे हमारे पास यूरिया साइकिल की रेगुलेशन होती है, कंट्रोलिंग होती है उसकी। ठीक है, यहाँ पर मैं एक लाइन लिखता हूँ, रेट ऑफ यूरिया सिंथेसिस is correlated with N-acetyl glutamate। और यहाँ पर लिखता हूँ, यहाँ पर इसको वो लिखता हूँ, NAG is X as activator of CPS1, मतलब कार्बामाइल फॉस्फेट सिंथेज 1। ये क्या है हमारे पास, ठीक है, NAG N-acetyl glutamate acts as a activator of CPS1 कार्बामाइल फॉस्फेट सिंथेज 1। मींस ये क्या है कि हमारे पास NAG जो है वो एक्टिवेट है किस चीज का,
कार्बामाइल फास्फेट सिंथेज 1 का, ये बात जहन में रख लो, ठीक है। अब यहाँ पर एक मैंने चीज कि रेट ऑफ यूरिया सिंथेसिस इज कोरिलेटेड विद एन एसिटाइल ग्लूटामेट। इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये है कि यूरिया की जो सिंथेसिस है वो किसके साथ कोरिलेटेड है, एन एसिटाइल ग्लूटामेट के साथ। मींस जितना एन एसिटाइल ग्लूटामेट ज्यादा होगा तो यूरिया की सिंथेसिस हमारे पास ज्यादा होगी। अब क्यों ये इसके साथ कोरिलेटेड क्यों है, क्यों इसका एन एसिटाइल ग्लूटामेट का यूरिया सिंथेसिस पर एक खास असर है, वो इस वजह से है क्योंकि जब पहला स्टेप होता है किस चीज में, यूरिया में, उसमें CO2 प्लस NH4 ये क्या बनाता है, कार्बामाइल फास्फेट। ये कार्बामाइल फास्फेट, ये कार्बामाइल फास्फेट है। यहाँ पर एंजाइम ये वाला यूज होता है, कार्बामाइल फास्फेट सिंथेज 1, ठीक है। अब इसको अपनी एक्टिविटी के लिए किस चीज की जरूरत होती है, इसकी जरूरत होती है, ठीक है। विदाउट एन एसिटाइल ग्लूटामेट ये हमारे पास अपनी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर सकता, ठीक है। तो इस वजह से इस क्वेश्चन का जवाब भी है, इस वजह से कि एन एसिटाइल ग्लूटामेट क्या है, जरूरी है किस चीज के लिए, CPS1 के लिए। तो इस वजह से यूरिया की सिंथेसिस जो है हमारे पास वो एन एसिटाइल ग्लूटामेट के साथ क्या है, कोरिलेटेड है, इसका एक ताल्लुक है, ठीक है। अब ये वाला जो है CPS1 ये विदाउट दिस काम नहीं कर सकता। अब कैसे एन एसिटाइल ग्लूटामेट की हमारे पास जो हमारे पास लेवल होगा वो कैसे बढ़ेगा, ठीक है। और ये बात भी जहन में रख लो कि ये हमारे पास इरिवर्सिबल रिएक्शन है, ठीक है, इरिवर्सिबल रिएक्शन है, ठीक है, ये वाला प्रोसेस। अब आते हैं कि हमारे पास एन एसिटाइल ग्लूटामेट कैसे इंक्रीज होगा ताकि हमारे पास यूरिया सिंथेसिस भी इंक्रीज हो जाए, ठीक है। क्योंकि एन एसिटाइल ग्लूटामेट क्या है हमारे पास, एक्टिवेट है किस चीज का, कार्बामाइल फास्फेट सिंथेज 1 का, कि जब ये मौजूद होगा मींस इसकी एक्टिविटी के लिए ये हमारे पास रिक्वायर है, ठीक है। अब आते कि इसका जो लेवल है वो कैसे इंक्रीज होगा, तब हमारे पास यूरिया की सिंथेसिस भी इंक्रीज होगी, ठीक है। अब हमारे पास इसकी तरफ आते हैं, एन एसिटाइल ग्लूटामेट, एन एसिटाइल ग्लूटामेट, ठीक है, एन एसिटाइल ग्लूटामेट, इसकी एक्टिविटी कैसे इंक्रीज होगी। अच्छा, हमारे पास जब हम कोई ऐसा खाना खा लेते हैं जिसमें हमारे पास प्रोटीन ज्यादा हो तो हमारे पास इस NAG मीन एन एसिटाइल ग्लूटामेट की का जो लेवल है वो इंक्रीज हो जाता है। अब क्यों इंक्रीज हो जाता है बताता हूँ। हमारे पास एन एसिटाइल ग्लूटामेट किस चीज से बनता है, एसिटाइल कोएंजाइम A प्लस ग्लूटामेट, इससे बनता है, इससे ANAG बनता है। एसिटाइल ग्लूटामेट एंजाइम कौन सा होता है, एन एसिटाइल ग्लूटामेट सिंथेज, ठीक है। अब हमारे पास एक सेल है, फर्ज करते हैं एक सेल है, हमने ऐसा खाना खा लिया जिसमें से हमारे पास प्रोटीन बहुत ज्यादा है, तो इस सेल में हमारे पास अमीनो एसिड की मिकदार ज्यादा हो जाएगी। क्या हो जाएगी, क्योंकि प्रोटीन से तो अमीनो एसिड की मिकदार ज्यादा हो जाएगी, तो इसमें हमारे पास एक खास किस्म का वो है अमीनो एसिड जिसको हम कहते हैं आर्गिनिन। ये भी ज्यादा हो जाएगा, ये अमीनो एसिड भी ज्यादा हो जाएगा। जब ये ज्यादा हो जाता है तो ये क्या कर लेता है, ये इसके साथ बाइंड होकर इसको एक्टिवेट कर लेता है, किस चीज को, एन एसिटाइल ग्लूटामेट सिंथेज को एक्टिवेट कर लेता है, इसको स्टिमुलेट कर लेता है। जब ये इसको स्टिमुलेट कर लेता है तो ये वाला प्रोसेस भी क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। एसिटाइल कोएंजाइम प्लस ग्लूटामेट से क्या बनता है, NAG प्रोडक्शन, मींस NAG की प्रोडक्शन भी ज्यादा हो जाती है, ठीक है। जब NAG की प्रोडक्शन ज्यादा हो जाती है तो हमारे पास ये टर्न किस पर एक्ट कर लेता है, CPS1 कार्बामाइल फास्फेट सिंथेज 1, इसको क्या कर लेता है, स्टिमुलेट कर लेता है। जब ये इसको स्टिमुलेट कर लेता है तो हमारे पास क्या बनते हैं, ज्यादा से ज्यादा कार्बामाइल फास्फेट बनते हैं, कार्बामाइल फास्फेट बनते हैं, और इन टर्न हमारे पास ये प्रोसेस जो है यूरिया सिंथेसिस का ये इंक्रीज हो जाता है, ये इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये पैदा होता है कि जब हमारे पास अमीनो एसिड की का जो लेवल है वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, तो क्यों हमारे पास अर्जिनिन NAG सिंथेज को एक्टिवेट कर लेता है, क्यों एक्टिवेट कर लेता है, इसका जवाब यही है
कि जब अमीनो एसिड सेल में ज्यादा हो जाता है तो फिर क्या होता है, हमारे पास एक डीअमाइनेशन और ट्रांसअमाइनेशन वाला प्रोसेस है, इस पर मैंने पहले से वीडियो बनाई है। उस प्रोसेस के तहत हमारे पास NH2 अमाइनो ग्रुप रिमूव होते हैं। मींस जब अमाइनो एसिड की मिकदार ज्यादा हो जाती है तो हमारे पास सेल में जो यूरिया की सिंथेसिस है उसकी नीड ज्यादा हो जाती है, क्योंकि जब अमाइनो एसिड ज्यादा होंगे हमारे पास अमाइनो ग्रुप भी ज्यादा मींस क्या होंगे और रिमूव होंगे, और ये अमाइनो ग्रुप यूरिया की सिंथेसिस में इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, तो जितने ये ज्यादा होंगे तो यूरिया की सिंथेसिस हमारे पास होनी चाहिए कि वो बढ़ेगी, तो इसलिए अर्गिनिन क्या कर लेता है, NAG सिंथेसिस को क्या कर लेता है, स्टिमुलेट कर लेता है। जब स्टिमुलेट कर लेते हैं तो NAG की प्रोडक्शन ज्यादा हो जाती है। जब NAG की प्रोडक्शन ज्यादा हो जाती है तो CPS1 भी की स्टिमुलेशन भी ज्यादा हो जाती है। जब इसकी ज्यादा हो जाती है तो हमारे पास कार्बोमाइल फास्फेट भी हमारे पास ज्यादा प्रोड्यूस होता है, यूरिया की सिंथेसिस हमारे पास क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, अब अगर और एंजाइम हम देखें ना, जो कि ये तो स्टेप नंबर 1 में इसका मेन रोल है। स्टेप नंबर 1 जो यूरिया सिंथेसिस में इसमें जो एंजाइम यूज हुआ है वो है हमारे पास इसका एक मेन रोल है। बाकी 4 एंजाइम्स जो है उसकी जो कंसंट्रेशन है या उसकी जो हमारे पास एक्टिविटी है उसको कौन कंट्रोल करता है, हमारे पास उसके प्रोडक्ट्स कंट्रोल कर लेते हैं। जैसे कि हमारे पास अगर देखें जो स्टेप नंबर 3 में हमारे पास अर्गिनोसेक्सिनेट बना हुआ है, तो जब अर्गिनोसेक्सिनेट की कमुलेशन हो जाती है, वो ज्यादा बन जाता है, तो अर्गिनोसेक्सिनेट क्या कर लेते हैं, इंटर्न अर्गिनोसेक्सिनेट सिंथेसिस को क्या कर लेते हैं, इनहिबिट कर लेता है। ठीक है, कि प्रोसेस को क्या करो कि प्रोसेस हमारे पास यूरिया सिंथेसिस का प्रोसेस क्या हो जाए, स्लो हो जाए, इनहिबिट हो जाए। ठीक है, बाकी जितनी भी वो है उसके जो प्रोडक्ट्स है उसको हमारे पास जो यूरिया की सिंथेसिस उसको क्या कर लेते हैं, कंट्रोल कर लेते हैं। मतलब ये है जो मैंने बताया कि ये एक हमारे पास एंजाइम है, ये हमारे पास क्या है, सिट्रुलिन प्लस एस्पर्टेट, इससे हमारे पास क्या बनता है, अर्गिनोसेक्सिनेट। ठीक है, इसकी एक एग्जांपल देता हूँ। बाकी जितने भी 3 एंजाइम है वो भी इसी तरह क्या होंगे, वो भी इसी तरह इनहिबिट होंगे। तो अर्गिनोसेक्सिनेट बन जाता है। अब किस एंजाइम के जरिए से, अर्गिनोसेक्सिनेट सिंथेज के जरिए से। ठीक है, और जब इसकी एक्युमुलेशन हो जाती है, मींस जब ये ज्यादा हो जाता है तो ये इसको क्या कर लेता है, इनहिबिट कर लेता है, कि पास क्या हो जाए, हमारे पास इनहिबिट हो जाए। बाकी जितनी भी 3 एंजाइम है अलावा फास्फेट CPS1 का प्रोसेस मैंने आपको पहले बताया, क्योंकि मेन रोल जो है वो CPS1 का है। ठीक है, ये भी इसको इनहिबिट कर लेते हैं। बाकी जितनी भी 3 और स्टेप नंबर 2 और 5 जो है हमारे पास और 4 है, वो भी इसी तरह उसके प्रोडक्ट के जरिए से क्या होते हैं, कंट्रोल होते हैं। ठीक है, तो ये था हमारे पास रेगुलेशन ऑफ यूरिया साइकिल। उम्मीद है सबको समझ आ गई होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।